गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गणित। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, जो हमारी ट्रेन शुरू हुई थी, वो अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे आ चुकी है। हमारे 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए, आईसीएससी वाले बच्चों के लिए हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीबीएसई के भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड सो फार इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपको टेबल्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। कहीं पे अगर tan 30 का यूज है तो यू शुड नो व्हाट tan 30 इज। और डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। यू विल हैव टू गो थ्रू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर। आपको एक बार सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, देन वी कैन go with the exercises in your respective textbooks. I will try to cover most important questions from the previous year question papers. I will try to cover the questions from your respective textbooks, whichever you're referring right now, RS Agrawal, RD Sharma, Selina Publishers, whatever book you are going through, I will try my best to cover every single type of question. Type of question, सारे questions तो possibly मैं शायद ना cover कर पाऊँ, but yes, if अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एक क्वेश्चन में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल सेपरेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस, पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, सो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, माय बैड। एंगल ऑफ एलिवेशन। सो पहला कॉन्सेप्ट होता है एलिवेशन का। एलिवेशन बेसिकली क्या होता है, आप किसी लोअर लेवल पे खड़े होकर किसी ऊपर वाली चीज को देखिए। ठीक है, तो कोई भी बंदा है, मान लो स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड ही इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व समथिंग व्हिच इज एट अ हायर लेवल। ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग है या टावर है, लाइट हाउस है, इट कुड बी एनीथिंग लिटरली, राइट। बट जब आपके पास कोई चीज ऊंचाई पे होती है, व्हेन इट हैज अ हाइट ऑफ इट्स ओन and you are on the ground and you're looking up, what happens is you make an angle with the horizontal on which you are standing. So यहां पे जो एंगल बनता है, ये आपका जो थीटा बनता है, for that theta we use the term angle of elevation. So angle of elevation जरूरी नहीं है कि हर बार किसी ग्राउंड से ही बनेगा, और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके। कैसे, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक स्मॉल बिल्डिंग है और एक बिगर बिल्डिंग है, या एक स्मॉल टावर है, एक बड़ा टावर है, या एक स्मॉल बिल्डिंग है, एक बुर्ज खलीफा है, कुछ भी हो सकता है यार। एक छोटा स्ट्रक्चर एक बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर आप ग्राउंड पे हो सकते हो और एक बड़ा स्ट्रक्चर हो सकता है, डजंट मैटर। इफ यू आर लुकिंग अप, यू आर गोइंग टू मेक द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। और अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ नहीं बना रहे हैं, तो समथिंग पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। आई विल शो यू विद एन एग्जांपल। सो मान लीजिए आप एक छोटी बिल्डिंग पे खड़े हैं जिसकी हाइट 20 मीटर्स मान लेते हैं, and then there is a bigger building which is 50 meters high. You are standing at the top of the smaller building and you are making an angle of elevation here. So आप ग्राउंड पे तो नहीं खड़े हैं, but angle of elevation बनाने के लिए what you are going to need is a horizontal surface. So ground is below you, so what you can do, you can assume that there is a parallel surface to the ground. So अगर ground यहाँ है तो आपका वो parallel surface यहाँ पे कहीं होगा। And what angle you make angle of elevation. So angle of elevation के लिए क्या जरूरी है, आप कहीं भी खड़े हो वहां से आप ऊपर देख रहे हो। इफ यू आर लुकिंग डाउन, दैट कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी, जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक लेयर और ऐड हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ड्रॉइंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू पुट इट इन द डायग्राम। एक बात याद रखिएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन, ईदर इट इज फॉर सीबीएसई और आईसीएसई, इट विल नॉट बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। इसका क्वेश्चन जनरली थोड़ा बड़ा होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है मिनिमम। और 4 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें 1.5 मार्क्स यू आर गिवन इफ योर डायग्राम इज करेक्ट। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में इफ योर डायग्राम इज रॉन्ग, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू गेट अ राइट आंसर। हाँ, डायग्राम अगर सही है तो ये हो सकता है कि आपका आंसर सही आ जाए या गलत भी आ जाए, बट अगर डायग्राम गलत हो गया ना बॉस, तो आंसर तो सही नहीं होने वाला, ये आप मान के चलो। ठीक, इसलिए डायग्राम के 1.5 मार्क्स होते हैं ऑलमोस्ट हर हाइट्स एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से डायग्राम बनाना। ठीक है, चलो, ये डिप्रेशन नहीं है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आप ऐसा ऐसा मत सोचिएगा कि ये साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है,
जैसे एलिवेशन में आप नीचे खड़े हो, ऊपर देख रहे हो, वैसे डिप्रेशन में क्या होता है, आप कहीं ऊपर खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो। मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में बताया था कि हमारे पास हर बार ग्राउंड नहीं होगा। क्या होता है, कई बार वी ट्राई एंड अज्यूम दैट देयर इज अनदर वर्चुअल पैरेलल ग्राउंड। ठीक है, तो आप ग्राउंड पे नहीं होते हो, पैरेलली आप एक सरफेस अज्यूम कर लेते हो। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हर बार आपको वो सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो टॉप पे खड़े हो और आप देख रहे हो नीचे। अब टॉप पे तो ग्राउंड नहीं होता, बट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस तो चाहिए। एंगल बनेगा किसके साथ? ठीक है, तो होता क्या है, हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे, एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग, एक 20 मीटर्स और एक 50 मीटर्स, बट इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है? आप 20 मीटर्स वाली बिल्डिंग के टॉप पे नहीं खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 50 मीटर बिल्डिंग एंड यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग व्हिच इज ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि सर ये टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, बॉटम बॉटम से ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप, इसका कोई पर्पस है? भाई मुझे भी नहीं मालूम, पर्पस का तो मैं नहीं जानता हूँ, आई एम नॉट टू श्योर कि इसका कोई भी पर्पस है। कोई इतना खाली कैसे हो सकता है कि ग्राउंड पे खड़ा है बिल्डिंग देख रहा है, बिल्डिंग पे खड़ा है कार देख रहा है। बट ठीक है यार, अपनी अपनी दुनिया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, यू आर ऑब्जर्विंग टू कार्स मूविंग टुवर्ड्स अ टावर, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर लो। सवाल है, क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ज्यादा उसके राइट और लेफ्ट की चीजें मत सोचो। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉप से बॉटम ऑब्जर्व कर रहे हो या बॉटम से टॉप। सो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर आपको ये लगता है कि इसका क्या पर्पस है, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, बॉस आई हैव नो आइडिया। मेरी लाइफ में तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, आपकी लाइफ में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप में से कई लोग डॉक्टर बनोगे, आप में से कई लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनोगे, कई लोग इंजीनियर्स भी बनोगे, कोई कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का रियल लाइफ एप्लीकेशन भाई बहुत रेयर है कि आपको कहीं मिलने वाला है लाइफ में। बट ठीक है, आपके सब्जेक्ट में है, आपके करिकुलम में है, तो आपको एज अ टॉपिक एड्रेस करना है उसे। ठीक है, सो आप इस बार कहां पे खड़े हो? 50 मीटर वाली बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो। तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये ध्यान रखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो बनता किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ। सो योर एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली इज हियर, but there is a catch here, there is a problem. You can't use that theta in an actual question because it is out of the triangle. और अगर थीटा आपका ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो ना साइन थीटा यूज होने वाला है, ना टैन थीटा, कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे। तो अगर उस थीटा को यूज करना है आपको, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू काउंट ऑन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करेक्ट, यू हैव हर्ड इट राइट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सुना है इसके बारे में? पैरेलल लाइंस बनाओ और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते थे ना, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते थे। वही कॉन्सेप्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस में भी आएगा। क्या होता है, आपका ये जो एंगल है थीटा, ये भी सेम होगा। सो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी ट्राइंगल के अंदर बनता था, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मैं आपको बोल रहा हूं ट्राइंगल के अंदर बनाना है। तो डिफरेंस इन दोनों में कुछ है? नहीं है। फॉर सॉल्विंग अ क्वेश्चन नहीं है। So what happens? Why are they two different terms? Look, your angle of depression is formed outside the triangle originally. आप उसको अंदर लाते हो ट्राइंगल के यूजिंग पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपका 30 डिग्री यहां पे कहीं है, तो उसको यूज कैसे करोगे? यूज नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे 30 डिग्री लेते हैं बिकॉज ऑफ द पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, और तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आर द सेम थिंग्स। आपका एंगल बनेगा ट्राइंगल के अंदर ही, बाहर है तो किसी काम का नहीं है आपके लिए वो। अब एक छोटी सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में जो फर्क है प्रैक्टिकली, वो ये है कि आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये जो लाइन है, इसको मैं लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी बोलता हूं, क्योंकि ये आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि इस लाइन की वजह से मेरा एंगल अंदर 30 डिग्री बन रहा है। अगर ये लाइन नहीं होती तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होता, और अगर वो नहीं होता तो आपका एंगल अंदर नहीं आ पाता। सो लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी एंगल ऑफ डिप्रेशन के सवाल में जरूर बनानी है आप। ठीक है, चलिए गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड मैं ये चाहता हूं कि आप सारे जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं वो पहले से समझ लो, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पढ़ो,
एंड ट्राई एंड कनेक्ट कि जो डायग्राम हमने शुरू में पढ़ा था सैम्पलिंग के लिए, टू अंडरस्टैंड एवरी टाइप ऑफ डायग्राम अवेलेबल इन दिस चैप्टर, क्या उनमें से कोई यहां फिट हो रहा है या नहीं। एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं चाहता कि आप सोचना बंद कर दें। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हियर इज दैट यू शुड हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि अगर एक डायग्राम पहले सीखा है तो वो दोबारा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो बहुत सारे तरह के डायग्राम्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो पहला डायग्राम होता है, लेट्स जस्ट से एक छोटी और एक बड़ी बिल्डिंग, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। छोटी और बड़ी बिल्डिंग के साथ क्या होता है, यू कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ये 20, ये 50। अब मान लो आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो पॉइंट ए है, और ये जो बिल्डिंग है वो बीसी है, और ये एडी है, ठीक है। आप ए से खड़े होके बी पे देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया नाइस एंड क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहां पे मैंने एक थीटा एंगल बना दिया जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। बट अगर सोचो ए पे खड़े होके अगर पॉइंट सी को ऑब्जर्व करोगे, बी को नहीं, सी को ऑब्जर्व करोगे, तो एलिवेशन तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अब तो आप टॉप पे खड़े हो और ऑब्जर्व किसको कर रहे हो, एक नीचे वाले पॉइंट को। So when you are observing point B from A, it was an angle of elevation case. But when you are observing the point C from point A, it's an angle of depression case. ठीक है। So यहां से आप एंगल एक बनाएंगे and you can assume that angle to be alpha. आपको actual questions दिए जाएंगे, actual numbers दिए जाएंगे. You could have 30 degree and 60 degree, 30 and 45, whatever, right? But angle of elevation और depression इस तरह से एक ही क्वेश्चन में मिक्स होके आ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका डायग्राम नंबर 1। चलिए दूसरा डायग्राम सोचते हैं और उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आएगा रिलेटेड टू दैट डायग्राम, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। सो मान लो एक टावर है। अब एक टावर के साथ दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कौन से दो तरह के, दो गाड़ियां हैं, एक कार ए है और एक कार बी है, और वो टावर के ईदर साइड पे है। सो एक लेफ्ट में है एक राइट में है। ये पहला टाइप है टावर और कार के साथ। टावर और कार के साथ एक और टाइप बनता है कि यू हैव अ टावर एंड द कार ए एंड बी आर बोथ ऑन द सेम साइड्स, ठीक। अच्छा, जो भी डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं आप ध्यान रखिएगा, एवरी सिंगल डायग्राम कैन हैव एन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन काइंड ऑफ वेरिएशन। आप सेम डायग्राम को एंगल ऑफ एलिवेशन का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सेम डायग्राम को आप एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आप पे है, ये क्वेश्चन पे है। द क्वेश्चन सेज एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही डायग्राम एंगल ऑफ डिप्रेशन में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में कोई फर्क नहीं होता है सिवाय लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी के। सो इफ यू हैव अ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द डायग्राम्स, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे एक टावर है जिसकी हाइट मान लेते हैं 50 मीटर है। इट इज ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट कार्स, या मान लो लाइट हाउस है एंड इट इज ऑब्जर्विंग टू डिफरेंट बोट्स सेलिंग टुवर्ड्स इट। तो बोट्स भी हो सकती हैं, कार भी हो सकती हैं, बाइक्स भी हो सकती हैं, साइकिल भी हो सकती हैं, दो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, दो जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि चैप्टर का नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मतलब एक हाइट होगी और एक डिस्टेंस होगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि एक हाइट होगी और एक डिस्टेंस होगा, एक लाइन होगी वर्टिकल और एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस बताएगी, वर्टिकल वाली हाइट बताएगी, इसीलिए चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंस बोलते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो आपका एक डायग्राम ये हो गया जहां पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन दोनों बन सकता है। कैसे? मान लो आप कार में बैठे हो, तब आपके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, ठीक। और जो कार बी में बैठा है, मान लो इस कार में मैं बैठा हूं, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया, ठीक। लेकिन सोचो इसी डायग्राम का एक और वैरायटी हो सकता है, एक और वर्जन हो सकता है। मान लो आप कार में नहीं बैठे, मान लो आप टावर के ऊपर चढ़ के बैठे हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग द कार्स मूविंग टुवर्ड्स यू, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ये ध्यान रखना। सो आपका एक लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी भी आपको बनानी पड़ेगी। सेम एंगल जो 30 डिग्री का था वो पहले यहां बनेगा और उसकी वजह से वो फिर बाद में यहां बनेगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज द सेम डायग्राम कैन बी रीफ्रेम्ड इन अ क्वेश्चन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन में देखा है वही डिप्रेशन में भी आ सकता है, ठीक। अच्छा,
इसके बाद वाला जो वर्जन था जो मैं बताना चाह रहा था, 2 कार्स, 2 मोटरसाइकिल्स, 2 बोट्स, 2 इंसान अगर टावर के एक ही साइड पे आ गए तब क्या होगा? एक साइड पे आ गए तो भी कुछ नहीं होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डायग्राम। बस ये ध्यान रखना कि ये जो 2 लाइनें आपने बनाई थी लेफ्ट और राइट में, इस बार ये दोनों लाइनें या तो लेफ्ट में होंगी या तो राइट में होंगी, दोनों तरफ नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां पे थोड़ा सा एक गेम होता है, थोड़ा सा एक एक पजल, एक एक ट्रैप होता है क्वेश्चंस का। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। सो व्हाट हैपेंस यूजुअली इज व्हेन यू आर लुकिंग एट अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ा सा दूर से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो ये एक टावर है और आप यहां पे खड़े हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर एंड यू आर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप टावर के पास आ जाओगे, व्हेन यू रीच क्लोजर, तो आपको अपना सर और ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका एंगल जो नजदीक पहुंचने के बाद बनेगा, व्हेन यू आर क्लोजर टू द टावर, विल इट बी बिगर और स्मॉलर एज कंपेयर टू द प्रीवियस एंगल? फूड फॉर थॉट, राइट? आपको सोचना चाहिए इस बारे में। जब आप टावर के नजदीक पहुंचोगे, व्हेन यू आर क्लोजर टू द टावर, द एंगल दैट यू विल मेक हैज टू बी बिगर। व्हाई? बिकॉज आप अपना सर और ऊपर उठाते हो, यू आर नॉट जस्ट ऑब्जर्विंग फ्लैट, यू आर reaching closer to the tree or the tower or the building, so you have to lift your head a little bit more. इसलिए ये ध्यान रखना, इस तरह की सिचुएशन में अगर 2 एंगल्स दिए गए 30 एंड 60, तो जो 60 है वो टावर के क्लोजर वाला एंगल होगा और जो 30 है वो टावर से दूर वाला होगा। तो द फार्दर एंगल इज द स्मॉलर वन एंड द क्लोजर एंगल इज ऑलवेज द बिगर वन। सो 30 और 45 बनाओ और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो डायग्राम बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन का हो, डायग्राम सही है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, कहीं नहीं फंसोगे। लिख के रख लो आप ये बात, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़े से और आगे के डायग्राम्स देखते हैं हम लोग। मान लो कि एक टावर है और एक बड़ा टावर है। ठीक है, इस बार आपने क्या किया, इस बिल्डिंग ए बी के टॉप और बॉटम दोनों जगह कोई खड़ा है। ए पे आप खड़े हो, बी पे मान लो आपका दोस्त खड़ा है। ठीक, तो यू आर ऑब्जर्विंग व्हाट एग्जैक्टली, यू आर ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर सी एंड यू आर ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी एज वेल। तो फिर से आपको यहां भी और यहां भी 2 एंगल्स मिलेंगे। यू आर गोइंग टू गेट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हियर। और फिर आपको जो भी ढूंढने के लिए बोला जा रहा है, यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, मान लो इसकी हाइट 20 दी गई है तो ये भी 20 हो गया, दिस इज एच। इसको एक्स मान लो, इस पूरी डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगी। टैन थीटा लगा लो, एच बाई एक्स में रेशियो आ जाएगा, फिर बड़े ट्राइंगल में टैन थीटा लगा लेना। ठीक है, सो अब हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो ये मान के चलो गोल्डन रूल है हाइट्स एंड डिस्टेंस का। 90 to 95% ऑफ द टाइम वही होता है, चाहे आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, 90 to 95% ऑफ द टाइम्स आपको वही मिलेगा। मैं 2 पॉइंट्स आपको लिख कर देता हूं बोर्ड पर, एंड मार्क माई वर्ड्स, आप वही करोगे हर क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो व्हाट आर दोस 2 पॉइंट्स? द फर्स्ट पॉइंट इज you are always going to get 2 triangles, and the second point is you're always going to apply tan theta in both triangles. So 2 ट्राइंगल्स मिलेंगे और दोनों में tan थीटा लगाना पड़ेगा। आप मेरी बात मत मानो, जब आप टेक्स्ट बुक ओपन करना, when you start solving the question you will observe what I am telling you. ठीक है, चलो, तो ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम सोचते हैं, कोशिश करते हैं क्या है। तो आप मान लो एक ऐसा कोई डायग्राम मिल जाता है कि जहां पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एक ही क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, कुछ इस तरह का। ये जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया था ये वाला। सो इसका एक दूसरा वैरायटी क्या हो सकता है, लेट्स सी। सो आपके पास एक बोट है, बोट की एक हाइट है, मान लो बोट की हाइट कुछ 25 मीटर की है। ठीक है,
और वहां से आप एक लाइट हाउस ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। लाइट हाउस लेट्स जस्ट से 75 meters. Okay, now what happens is that the person standing on top of the lighthouse observes the angle of depression of two different things. Two different things. What two different things? बोट पे नीचे वाले सरफेस पे कोई खड़ा है एंड बोट के डेक पे कोई खड़ा है. So what happens? The same question changes to an angle of depression variation. कैसे? यहां से 30 डिग्री बन रहा है और यहां से 45 डिग्री बन रहा है. So what happens? This angle is your 30 degrees and this angle is your 45 degree. So the observation point actually decides everything. If you are observing from top, it's angle of depression. If you are observing from bottom, it's angle of elevation. और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है. सो आई होप जितने भी डायग्राम्स मैंने आपको अभी तक समझाए हैं, यू हैव प्रोबेबली अंडरस्टूड इट. अब एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा यूनिक है इन फ्लेवर एंड इन नेचर, और आपको मिलेगा हर टेक्स्ट बुक में, सीबीएसई हो आईसीएसई हो, मिलेगा आपको वो क्वेश्चन. मैं एक स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं. मान लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट 25 मीटर above a lake surface है. So there is a lake and you are observing a stationary cloud. Remember, a stationary cloud, and you are standing 25 meter above the lake surface. So you are observing a stationary cloud which is right here, okay. And what happens is you make an angle of elevation, let's just say 30 degrees. Now this is where the cloud is. The cloud's reflection in the lake, you are observing from the same point and it makes an angle of depression of 60 degree. अब ये जो रिफ्लेक्शन का गेम है, ये थोड़ा आपको फिजिक्स लगा के समझना पड़ेगा. लेक, अच्छा चलिए, ये 25 मीटर है. लेक के ऊपर जो क्लाउड की हाइट है, इफ यू नोटिस द होल थिंग इज हाउ मच? 25 प्लस h, ठीक है. सो यू हैव 25 प्लस h. फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो लेक में रिफ्लेक्शन होगा क्लाउड का, द काइंड ऑफ शैडो और द रिफ्लेक्शन द क्लाउड विल फॉर्म इन द लेक सरफेस विल बी at the same distance as the cloud is above the lake surface. तो आप क्लाउड जो है लेक के 25 प्लस h मीटर ऊपर है, तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो क्लाउड के, सॉरी, वो लेक सरफेस के 25 प्लस h मीटर्स ही डाउन भी होगा. सो बेसिकली आप जब इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाएंगे तो यू विल राइट h अपॉन x. But when you apply the trigonometry, the tan theta in this bigger triangle, remember the height will be this whole thing, 25 plus h plus 25. ये आपका पूरा परपेंडिकुलर बनेगा एंड ये आपका x जो है वो बेस बनेगा. सो लेक और क्लाउड का जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, यूनिक है, आपको हर किताब में मिलेगा. एंड आपको उसमें थोड़ी सी फिजिक्स यूज करनी पड़ती है बिकॉज द क्लाउड एंड इट्स शैडो is at equal distances from the lake above and below. So if you are not familiar with that concept, then diagram could be a problem. ठीक है. So अब हम लोग आगे बढ़ेंगे and we will actually start solving the questions. So our first question that we are going to talk about is a board exam question. ये पहले बोर्ड में भी आया है. देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा फॉर सैम्पलिंग या फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, वो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं. अगर नहीं पूछे गए हैं तो देन दोज क्वेश्चंस आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर योर यूटीज ऑल्सो, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे या स्कूल के एग्जाम होंगे. तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट देयर इज अ वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर. अब देखो पहले क्वेश्चन में ही दो बिल्डिंग्स आ गई, एक पोल आ गया, एक टावर आ गया. ह्यूमन बीइंग तो नहीं आया है अभी, लेकिन पोल और टावर दोनों आ गए, राइट. तो अब हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे. डायग्राम ध्यान रखना सभी लोग, डायग्राम के मार्क्स होते हैं, डायग्राम में कोई मस्ती नहीं होनी चाहिए. डायग्राम हैज टू बी करेक्ट. यू आर गोइंग टू गेट 1.5 मार्क्स आउट ऑफ एवरी 4 मार्क क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. तो ये जरूरी है कि आपका डायग्राम सही हो, ठीक है. चलिए क्वेश्चन बोल रहा है वर्टिकल पोल एंड अ वर्टिकल टावर.
आर ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, दो डायग्राम्स बनाएंगे और उनको हम एक को, चलिए एक को इतना बड़ा बना देते हैं और दूसरे को थोड़ा सा उससे बड़ा बना देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक टावर है और एक पोल है तो दोनों की हाइट में कुछ तो डिफरेंस होगा, ठीक है। कौन सा ऊंचा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करिएगा। डू नॉट मार्क योर डायग्राम इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, ठीक है। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, okay, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So पोल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इट्स क्लियरली टेलिंग यू दैट द पोल इज शॉर्टर इन हाइट एंड द टावर इज बिगर इन हाइट। द रीजन बीइंग कि अगर आप एलिवेशन बना रहे हो कहीं से, इसका मतलब आप ऊपर देख रहे हो और ऊपर उसी चीज को देखोगे जिसकी हाइट ज्यादा होगी, राइट। सो योर टावर इज हियर एंड दिस इज योर पोल, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बन गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का जो फुट है उस पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इफ हाइट ऑफ द पोल इज 20 मीटर्स। तो पोल की हाइट कितनी है? 20 मीटर्स। अब एक बात समझो, जो भी डायग्राम बनाते हो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, वो सारे डायग्राम सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब अगर इधर वाला पार्ट 20 मीटर है तो इधर वाला पार्ट भी 20 मीटर ही होगा। हम ये नहीं मानते कि टावर हमारा थोड़ा ऊंचा है, ग्राउंड उसका थोड़ा सा उठा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन अ सरफेस, एंड जो हमारा पोल है वो ग्राउंड पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम नॉर्मल मैथमेटिकल असम्पशंस लेकर चलते हैं। सो इफ दिस इज 20, ऑल प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज आल्सो 20। इस पार्ट को h मान लो, इसको x मान लो, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। लेट मी लेबल द डायग्राम ऑल्सो वेरी क्विकली। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लेबल नहीं करते हो तो किसको टावर और किसको पोल मानना है, बोर्ड एग्जाम का जब प्रेशर आएगा ना बॉस, तब आप लोग सब भूल जाओगे। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप डायग्राम को जरूर लेबल करिए, डू नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है। चलिए, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई। मैंने शुरू में आपको बताया था, जब आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, कि ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या मिलेगा? टू ट्राइंगल्स एंड tan थीटा इन बोथ द ट्राइंगल्स। दो भाई दोनों तबाही, हमने ये बात की थी आपसे। तो टू ट्राइंगल्स एंड tan थीटा इन बोथ द ट्राइंगल्स। सबसे पहला काम, कोई भी हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करो यार, सबसे पहला काम करना ये स्पॉट करना कि मेरे वो दो ट्राइंगल्स कहाँ हैं, मेरे राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। जब राम और लक्ष्मण मिल जाएंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? वो टू ट्राइंगल्स ढूंढने हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में tan थीटा लगाना है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ट्राइंगल ADE, and if you see triangle ADE, I can say tan 60 degree will be equals to DE over AE। क्यों भाई? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला P बाई B होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का ही तो रेशियो निकालोगे। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। सो √3 इज इक्वल्स टू DE कितना है? हमने H अज्यूम किया है और AE को X अज्यूम किया है, तो यहां से मिलेगा H इज इक्वल्स टू X√3। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन अभी नहीं आया है, but there are so many more questions where the calculation will get involved in the very first step. I have a genuine request with all of you. Please do not get entangled into a calculation at the very first step. क्वेश्चन को खींच कर नीचे तक ले जाओ, वैल्यूज रखने की जल्दी मत करना प्लीज। क्योंकि क्या होता है, आप वैल्यू रखोगे √3 की 1.732, द मोमेंट यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, अभी तक आप एक नॉर्मल नंबर से डील कर रहे थे, अब आपको किससे डील करना है? एक डेसिमल नंबर से। सो गुड लक विद दैट, मत करना। जितना खींच सकते हो कैलकुलेशन को खींचो एकदम। जब लास्ट स्टेज आ जाए, व्हेन यू रीच अ स्टेज वेयर यू हैव नथिंग एल्स टू डू बट टू फाइंड द फाइनल आंसर, निकाल लो, तब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, जो कैलकुलेशन करना है करो। आंसर बिना कैलकुलेशन के नहीं आएगा, लेकिन पहले स्टेप में कैलकुलेशन शुरू कर दोगे तो क्वेश्चन लंबा लगने लगेगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगने लगेगा। मेरी बात मानो, ट्राई करके देखना, इट विल हेल्प यू। सो आई एम गोना अप्लाई tan थीटा इन द सेकंड ट्रायंगल। व्हाट इज माय सेकंड ट्रायंगल? पहला ये वाला था, दूसरा ये है। कैसे स्पॉट करते हैं ट्रायंगल? जहां भी एंगल बन रहा हो वही ट्रायंगल है।
90 डिग्री और 30 या 60 या 40 का जो भी कॉम्बिनेशन डाला गया है, 90 डिग्री और जो दूसरा वाला एंगल जिस भी ट्राइंगल में बन रहा है वही ट्राइंगल है आपका, उसी में tan थीटा अप्लाई करना है। ठीक है, चलो दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल AEC। AEC में क्या करेंगे, tan 30 लगाएंगे। tan 30 लगाओगे तो क्या मिलेगा, 20 अपॉन x, क्योंकि 20 परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बॉस, 1/√3। वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। सो 20√3 इज एसेंशियली व्हाट, x। तो x की वैल्यू मिल गई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप सब ने पहले पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन करना आता है। अगर ध्यान से देखोगे, सो यू विल फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हाउ, x की वैल्यू कितनी है, 20√3 है, x की जगह 20√3 रख दो। सो क्या मिलेगा, h इज इक्वल्स टू x विच इज 20√3 टाइम्स √3। क्या आएगा उससे, 20 इंटू √3 विच इज 60 मीटर्स। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, ये वेरिएबल आपका कितना हो गया, 60 मीटर्स। ठीक है, ध्यान रखना, प्लीज डोंट बी इन अ रश टू राइट योर आंसर। व्हाट ट्रेडिशनली वी आर टॉट ऑलवेज कि एक वेरिएबल है, उसको खोज लिया, उसका आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म। नहीं भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ज्यादातर कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी होती है जो आपको पक्का फंसाएगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी है, सिर्फ h तो नहीं है ना, टावर की हाइट में h और 20 दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 20 विच इज 80 मीटर। एंड माइंड यू, ये बोर्ड एग्जाम ICSC 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का। कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल ढूंढो, tan थीटा लगाओ, काम खत्म, आगे बढ़ो, बस उतना ही काम है आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन वेयर इट सेज फ्रॉम, ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, अच्छा नहीं है मतलब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन एक इसमें छोटा सा ट्रिक है। अगर वो ट्रिक आपको नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन सडनली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है बिकॉज ऑफ इट्स ओन लैंग्वेज। मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। देखो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बारे में पता ही होगा आपको। ठीक है, ईस्ट आपके राइट हैंड साइड पे होता है, वेस्ट आपके लेफ्ट पे होता है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, मतलब आप हिल पे चढ़ के बैठे हो, क्यों बैठे हो भगवान जाने यार, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप हिल के टॉप पे बैठे हो। ठीक है, चलो ऊपर जाते हैं हिल पे, वहां से क्या करना है आपको, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर ईस्ट, अपने दाईं तरफ देखो, राइट हैंड साइड में। व्हाट यू ऑब्जर्व, टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। अब जिसने भी कभी रोड ड्राइव, रोड ट्रिप, लॉन्ग ड्राइव कुछ भी किया है, उसको पता है कि किलोमीटर स्टोन क्या होते हैं। गोवा जा रहे हो, सड़क के किनारे एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर लिखा है 690 किलोमीटर, वही होता है किलोमीटर स्टोन। और मैथमेटिक्स में अगर किसी ने बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, तो मतलब उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो पूरा ट्रिक है वो ये है दैट कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स की डेफिनेशन नहीं पता होती। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, लेकिन अगर डेफिनेशन पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। सो ये हमारा हिल है और हमारे ये दो कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स दिखेंगे हमको ड्यू ईस्ट हमारे राइट साइड में। अब यहां पे थोड़ा सोच कर बताओ, 30 डिग्री और 45 डिग्री को कहां लगाया जाए। देखो, क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ये दिखाई देगा कि इट्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी। लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी याद है, यहां पढ़ा था हमने। एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन बिना लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी के नहीं होगा बॉस, आपको बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे होता है वो। सो यू हैव टू ड्रॉ द लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी फर्स्ट। 45 और 30 में कौन सा एंगल हिल के नजदीक बनेगा, क्लोजर टू द हिल, जहां आपको ज्यादा अपनी मुंडी उठानी पड़े, अपना सर उठाना पड़े। सो द 45 डिग्री इज हियर। रिमेंबर, दे आर नॉट गोइंग टू टेल यू that where do you have to plot the 45 degree. They leave it to your judgment and they assume that you are quite smart at that. So उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एंगल नजदीक का है वो बड़ा होगा। ठीक है, किलोमीटर कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर। ठीक है,
और ये है हमारा हिल, इसको मान लो x। जो भी मिसिंग साइड है परपेंडिकुलर और बेस में, उसको अज्यूम हमेशा करना। और ध्यान रहे, अभी भूल रहे हो अगर तो अभी भी मैं बता देता हूं, लाइन ऑफ फॉर्मेलिटी पे एंगल नहीं बनाओगे ना बॉस, मार्क्स कटेंगे। मैं अभी से बता के भेज रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा। सो 45 डिग्री कहां बनेगा, यहां, और यहां बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर से ध्यान देना, दो भाई दोनों तबाही, दो ट्रायंगल्स दोनों में tan थीटा। लेबलिंग कर लो डायग्राम की, ट्रायंगल ए बी सी डी। अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री है, लगेगा tan थीटा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो। सो 45 डिग्री तुम्हारा थीटा है, सो tan 45 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 5 10 100 कितनी, 1 होती है, 1 याद रखो, वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। सो 1 इज इक्वल्स टू h बाई एक्स, एंड दैट मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स दैट h इज इक्वल्स टू x। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करने की जल्दी मत करना, ऐसा नहीं कि तुम चाहोगे तो यहाँ कुछ सॉल्व कर लोगे, कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्रिएट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल ही गलत ले लेते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला है ना, नहीं होगा। ए सी डी ट्रायंगल मत ले लेना भाई, वो ट्रायंगल है बट हमारे काम का नहीं है। कैसे, ए सी डी में 90 डिग्री दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है ना। तो जब 90 डिग्री नहीं है तो सिर्फ थीटा लेके हम क्या अचार डालेंगे, हमारे पास काम ही नहीं है उसका यार। वी नीड अ ट्रायंगल which gives us the 90 as well as the angle, the other angle. So that you have a scope of applying perpendicular by base. नहीं तो लगाओगे कहां, परपेंडिकुलर कहां से मिलेगा। सो ACD is a wrong triangle, please remember that। मैं गलत चीज क्या होगी वो भी लिखकर बताऊंगा, so that you don't repeat that mistake, okay। सो ट्रायंगल ABD पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। और लेने के बाद क्या करना है, उसमें tan थीटा लगाओ, आगे बढ़ो। सो tan थीटा इज tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 1। ध्यान रखना, दिस होल थिंग इज द बेस नाउ, ठीक है। सो h अपॉन x प्लस 1 यू विल राइट। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो यू विल राइट 1/√3 is equals to h upon x plus 1. So you transfer cross multiply, you'll get x plus 1 is equals to h√3। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। मतलब x भी ढूंढना है, एक्चुअली x ही ढूंढना है क्योंकि 1 किलोमीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमको अगर x ढूंढना है तो थिंक अबाउट इट लॉजिकली, जो जहां पे h है वहां पे x लगा दो। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इसको लिख दो h प्लस 1 इज इक्वल्स टू h√3। अब इसको h प्लस 1 सॉरी माय बैड, 1 इज इक्वल्स टू h√3 माइनस h। अब यहां सॉल्व करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जगह h आपका नॉर्मल नंबर है, नॉर्मल वेरिएबल है, दूसरी जगह पे यू हैव अ √3 coming along with the h। So in that case what you will do, you will collect the h together and then take it common, और उसके बाद रैशनलाइज भी करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन याद है, ग्रेड 9th में पढ़ा था, याद है कुछ, नहीं याद होगा तो अभी समझ में आ जाएगा, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सो व्हाट डू यू डू, यू टेक द h कॉमन, लाइक आई सेड h कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। h को अकेला छोड़ो, क्यों अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि h ही तो ढूंढना है ना हमको, तो h को अकेला छोड़ो, क्या मिलेगा, 1/√3 माइनस 1। रैशनलाइज कैसे करोगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो ऊपर क्या आएगा, √3 प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 2। अब ये ध्यान रखो कि √3 की वैल्यू, कम से कम √3 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, आप 10th में आ गए हो, दिस इज नो जोक गाइस, ओके, यू हैव टू नो द वैल्यू। सो √3 होता है 1.732 प्लस 1 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट, 2.732 by 2, you cancel it out,
2 ones are 2, 2 threes are 6, 13, 2 6 are 12 and 6. So what you get is h is equals to 1.366 kilometers. Now actually I have made a small mistake here. I will tell you about it. मैं आपको वही चीज बता रहा था और वही गलती मेरे से हो गई है. We were supposed to find the value of x, not h. But h भी अगर ढूंढ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Remember, फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला था? h और x बराबर थे ना. तो h की वैल्यू अगर 1.366 है तो x भी आपका 1.366 किलोमीटर ही होगा. ठीक है. सो क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू स्टोन्स. सो पहला स्टोन जो है वो 1.366 किलोमीटर पे है और जो दूसरा स्टोन है उसमें आपको 1 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि देवर कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स. सो जब आप 1 किलोमीटर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2.366 किलोमीटर. ये अगेन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन की सबसे कठिन चीज क्या है? डेफिनेशन. कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स क्या होते हैं और ईस्ट डायरेक्शन कहां होती है ये पता होना चाहिए. तो हाइट्स एंड डिस्टेंस करने के लिए सिर्फ हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं पता होना चाहिए, अपना दिमाग और कॉमन सेंस दोनों को यूज करिए, क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे. और एक चीज ध्यान रखना, दो भाई दोनों तबाही, दो ट्रायंगल्स दोनों जगह टैन थीटा, ये हर जगह काम आएगा. जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि यस दिस इज गोइंग टू वर्क. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. Alright. So from 2 points A and B on the same side of a building, the angle of elevation of the top of the building are 30 and 60. If the height of the building is 10, find the distance between A and B. Correct two decimal places. ऐसे क्वेश्चंस में कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है. देखो, करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस का मतलब होता है कि आपको कहीं डेसिमल मिलेगा, सॉल्व करोगे, डिवीजन करोगे, 2 डेसिमल प्लेस पे रुक जाना. They are very particular. The boards are very particular about sentences that they write. याद रखो भाई. The question says correct 2 decimal places और आप 3 decimal या 4 decimal places तक लिख के आओगे, there could be a chance that you might lose half a mark for that. So please do not take any chances with that. Yes. So let's draw the diagram. 2 points A and B on the same side of the building. ये बहुत important word है. Same side of the building. सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप या तो लेफ्ट में हो या तो राइट में हो. लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, ईदर साइड पे नहीं हो. ठीक है, तो बिल्डिंग बना लेते हैं पहले. बिल्डिंग हमारी कुछ ये हो गई. मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं तो मुझे लेफ्ट पे बिल्डिंग बनाना आसान लगता है. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुन सकते हो, डजंट मैटर, उस पर कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलते. आप बिल्डिंग को इधर बना दो और ऑब्जर्वेशन पॉइंट राइट में बना दो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं. हाँ, एंगल सही होना चाहिए. तो अभी आपने देखा था छोटा एंगल दूर का, बड़ा एंगल क्लोजर वाला. ठीक है, सो यू हैव 60 डिग्री हियर एंड यू हैव 30 डिग्री हियर. ठीक है, सो आपके पास एक बिल्डिंग है. क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर्स है. आपको क्या पता करना है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स ए एंड बी. एक बात ध्यान रखना, इन्होंने वर्ड कौन सा यूज किया है? ध्यान से देखो, रेस्पेक्टिवली. मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ए पे 30 डिग्री का है और बी पे 60 डिग्री का है. रेस्पेक्टिवली वर्ड, ग्रामर, इंग्लिश आपकी मेरे से अच्छी है. आई एम 100% श्योर दैट यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिवली इज एंड यू विल यूज इट अकॉर्डिंगली. प्लीज डू नॉट लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट. ओके, सो बी यहां पे, सी यहां और डी यहां. जो मिसिंग है उसको चुपचाप एक्स और वाई अज्यूम कर लो. 2 ट्राइंगल्स, दोनों में tan थीटा, काम खत्म. क्या करेंगे हम लोग? ट्राइंगल ए डी सी, जो बड़ा ट्राइंगल है पहले उसमें लगाएंगे tan थीटा. थीटा कितना है? tan 30. कितना आएगा? 10 बाई एक्स प्लस वाई. और tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 बाई एक्स प्लस वाई. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब ये मिलेगा आपको कि x प्लस वाई जो है वो 10√3 के बराबर होता है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन सेज tan 60. क्वेश्चन कौन सा ट्राइंगल दे रहा है हमको? बीडीसी दे रहा है. बीडीसी में क्या करेंगे? tan 60 लगाएंगे. तो ट्राइंगल बीडीसी, ध्यान रखो ये लिखना बहुत जरूरी है. tan थीटा लगा रहे हो, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हो ये भी बताना पड़ेगा ना भाई. सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द ट्राइंगल वेयर यू आर यूजिंग इट. ओके, सो ट्राइंगल बीडीसी में tan थीटा लगाओ. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 बाई वाई.
एंड tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू 10/y। सो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 10/√3। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 10/√3 को रैशनलाइज करने चले जाएंगे। देखो कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इट्स फाइन। मुझे ये लगता है कि कैलकुलेशन तब करो जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो जाए, मतलब उसके बाद कोई और चॉइस ना बचे तुम्हारे पास। मेरे हिसाब से 10/√3 को रैशनलाइज अभी मत करो, थोड़ा रुक जाओ, क्वेश्चंस को कनेक्ट कर लो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कहां है, ये मतलब आपको क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है, ठीक। तो y की जगह 10/√3 पहली इक्वेशन में रख दो, तब x ढूंढो, और जब रैशनलाइज करना पड़ेगा कर लेना। सो व्हाट वी डू, वी गो बैक टू इक्वेशन नंबर 1। सो वी राइट x प्लस 10/√3 इज इक्वल्स टू 10√3। अब क्या करो, इसको राइट साइड पे ले आओ, x इज इक्वल्स टू 10√3 माइनस 10/√3। एलसीएम लो, x इज इक्वल्स टू 10√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, और 10 इंटू 3 कितना होता है, 30 होता है। सो 30 माइनस 10/√3, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 20/√3। और अब रैशनलाइज कर लो, क्योंकि अब कुछ करने के लिए नहीं बचा है। सो √3 और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। न्यूमरेटर में अगर 20√3 होता तो उसको रैशनलाइज मत कर देना। आई हैव सीन माय ओन स्टूडेंट्स डू दैट मिस्टेक मिलियन टाइम्स, प्लीज डोंट डू दैट। √3 ऊपर नीचे तभी मल्टीप्लाई होगा जब डिनोमिनेटर में हो, न्यूमरेटर में तो उसकी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट 20√3/3। अब आप क्या करोगे, 20 और 3 को डिवाइड कर लो, 6.67 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और मैं 6.67 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसने बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 6.67 टाइम्स √3 मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, बट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू अ क्वेश्चन लाइक दिस। आई होप जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, दो ट्रायंगल्स का रोल, दोनों में tan थीटा अप्लाई करने का रोल, आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So a man observes the angle of elevation of the top of a building to be 30 degree. He walks toward it in a horizontal line on covering 60 meter. The angle, यार वही कहानी है हर बार, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दो, डायग्राम नहीं बदलते हैं घूम फिर के। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये सारे बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन सेज अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू बी 30 डिग्री। उसने देखा कि भाई हाँ, बिल्डिंग हमारी 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी, बिल्डिंग स्ट्रेट है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, बिल्डिंग इंक्लाइंड नहीं है, टेढ़ी नहीं है बिल्डिंग, ठीक है। फिर कुछ दूर वो चला, वही घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वही वाली चीज, थोड़ी दूर वो चला, कितनी दूर चला, 60 मीटर। तो वो 60 मीटर चला और उसके बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। सोच रहे होगे ना कि कितना वेल्ला आदमी है, कोई काम ही नहीं है, चले जा रहा है, बट ठीक है यार, क्वेश्चन है, हमें तो सॉल्व करना है ना। सो ABCD, ठीक है। सो 30 डिग्री 60 डिग्री, हमारे पास दो चीजें मिल गई। हमको क्वेश्चन ने हाइट दी है, नहीं दी है, वही पूछ रहा है। सो हाइट अज्यूम कर लो, इसको x मान लो, दो भाई दोनों तबाही मचा दो जाके। सो क्या करना है, ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूं, ट्रायंगल BDC। ट्रायंगल BDC में क्या लगेगा, tan 60 डिग्री, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, BDC में 60 डिग्री लगेगा। क्या करेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू h/x। tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू h/x। सो व्हाट यू गेट, √3x इज इक्वल्स टू h, ठीक है। तो h की वैल्यू x√3 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 कहां अप्लाई होगा, ट्राइंगल BAC में, BAD में लगेगा, नहीं लगेगा, BAC में लगेगा। पूरा ट्राइंगल लेना है, जिस भी ट्राइंगल में 90 नहीं है वहां tan थीटा लेने की गलती मत करना बॉस,
नंबर तो जाएंगे ही जाएंगे, रेस्पेक्ट भी जाएगी। ऐसी मिस्टेक कौन करता है यार? ठीक है, चलो। सो ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी में कितना थीटा हमारा कितना, tan 30 h अपॉन एक्स प्लस 60, ठीक है। tan 30 कितना होता है, 1/√3 h बाई एक्स प्लस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू h√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो h की वैल्यू कितनी है, x√3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। सो वी कैन से x प्लस 60 इज इक्वल्स टू x√3 इंटू √3। मैंने कुछ नहीं किया है, h को यहां से उठाया x√3 और यहां सब्सटीट्यूट कर दिया। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज x प्लस 60 is equals to 3x. So 60 is equals to 2x, and as a result what I get, x is equals to 30, 60 divided by 2। तो x की वैल्यू 30 आ गई आपकी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, h निकालने के लिए बोला है। h कितना था, x√3, तो h की वैल्यू लिख लो 30 इंटू √3। क्या करना है, 30 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर लो, और आंसर में ध्यान देना, करेक्ट नियरेस्ट मीटर तक पूछा है, ये राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन नहीं है। प्लीज रिमेंबर, नियरेस्ट मीटर मतलब आपको राउंड ऑफ करके डेसिमल गायब करना है। अभी पिछला क्वेश्चन जो आपने देखा था उसमें क्या लिखा था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब उस क्वेश्चन में डेसिमल पूछ रहा था वो, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते आते क्या हो गया, कहानी बदल गई, कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही, है ना। तो नियरेस्ट मीटर आ गया, मतलब अब आपको डेसिमल हटा देना है, रखना नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 30 की वजह से ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस आगे चला जाएगा। सो यू राइट 3 इंटू 17.32, यू मल्टीप्लाई 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 1 carry 2, 3 1s are 3 2 5। 51.96 का क्लोजेस्ट मीटर कितना है, नियरेस्ट मीटर कितना होगा, 52 मीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो पकड़ना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ छुपा है बॉस। नियरेस्ट मीटर है, एक ही क्वेश्चन में नियरेस्ट मीटर, अगले ही क्वेश्चन में नियरेस्ट डेसिमल प्लेस बोल देता है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोल देगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन में बोल देगा करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब उसका भी मतलब सोचो बैठ के। सो इस चीज का ध्यान रखो, आंसर तो ऑलमोस्ट सबको ही निकाल लेगा, लेकिन वो आंसर जिसमें 4 में 4 नंबर मिले वो निकालना है। यहां क्वेश्चन को सॉल्व करने की दौड़ नहीं चल रही है, यहां क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जिसमें आपको 4 में 3.5 ना मिले, 4 on 4 स्कोर करना है, ठीक है।